सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, अब जो है अपन रे ऑप्टिक्स की सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें कि अपन पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स शुरू से लेके एंड तक सब कुछ कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू की बात जो करेंगे, शुरू के 5 मिनट वो पूरी बेसिक चीज़ होंगी जो कि अपन 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, और थोड़ी देर बाद उसके आगे की भी बात चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं रे ऑप्टिक्स में रे से। ठीक है, तो रे क्या होता है और एक बीम क्या होता है। सबसे पहले कोई लाइट अगर एक पाथ ट्रेवल कर रही है तो वो क्या है, रे। ठीक है, अगर बंच ऑफ रेज हैं, मतलब एक सिंगल रे ना होके बंच ऑफ रे ट्रेवल कर रहे हैं उस पाथ पे, तो वो क्या होती है, बीम होती है। मतलब एक सिंगल लाइट सोर्स है जो कि सिंगल क्या बोलते हैं, सिंगल लाइट को फेंक रहा है, वो एक पाथ पे जा रही है, तो वो क्या होगी, रे। और अगर बंच ऑफ रेज मेरे को मिल जाएंगी तो वो क्या होगा, बीम। अब यहाँ पे सीधी सी बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, ठीक है, और अगर इस मिरर पे मेरे पास कोई रे आती है लाइक दिस, तो वो रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, हाँ हाँ। अब रिफ्लेक्ट होने के कुछ लॉज होते हैं, उसको समझते हैं। अब ये लॉज हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला लॉ क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये मान लेते हैं मेरा नॉर्मल बन गया। नॉर्मल हमेशा मिरर से 90 डिग्री पे बनेगा। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिससे ये आया, और ये एंगल जो रिफ्लेक्शन है जिससे ये गया, ये दोनों इक्वल होंगे। ये कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा लॉ पढ़ते हैं इसका। दूसरा लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्या बोलता है ये, सबसे पहले ये इंसिडेंट रे है आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है आर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है एन। क्या ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हुए दिख रहे हैं क्या, कौन सा वाला प्लेन, ये जो बोर्ड का प्लेन है ये जो बोर्ड का जो प्लेन है उस पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे तीनों एक ही जगह पे है कि एक ही प्लेन पे, हाँ, तो वही तो ये चीज़ बोल रही है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है, हाँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अब मैं इरेज करता हूँ, आगे की बात करता हूँ। तो अब अपन एक चीज़ प्रूफ करने वाले हैं। क्या चीज़ प्रूफ करने वाले हैं, फॉर ए फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट इफ मिरर बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन ए रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा। मतलब कि अगर अपने पास एक जो है मिरर है, ठीक है, और इस मिरर को मान लेते हैं मैंने थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब रोटेट कर दिया, सॉरी। ठीक है, और सबसे पहले अपने पास इंसिडेंट रे जो है ना वो फिक्स्ड है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल 1 बोला, n1। ठीक है, अब इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी, हाँ बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे का आई एंगल है तो क्या ये भी आई होगा, बिल्कुल ये भी आई होगा। ठीक है, अब मैं क्या किया, इसको घुमा दिया, मतलब रोटेट कर दिया इस मिरर को, और इस इंसिडेंट वाले रे को मैं सेम का सेम ही रखा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे R1 है, ये इंसिडेंट रे I है, और इसको मैं रिफ्लेक्ट किया, तो ये मतलब रोटेट किया। तो ये रोटेट होने के बाद मान लेते हैं ये है मेरा नया मिरर। ठीक है, ये मेरा क्या है, नया मिरर है, इसको मैं कितना थीटा एंगल रोटेट कर चुका हूँ इनिशियल से। ठीक है, ठीक है, अब ये थीटा एंगल यहाँ से रोटेट हो चुका है। अब क्या इसका कोई नॉर्मल भी होगा, तो मान लेते हैं कि सेकंड वाले मिरर का ये है नॉर्मल, ऐसे करके। ठीक है, ये n1 था, ये n2 है, नॉर्मल 2। ठीक है, अब क्योंकि मैं थीटा एंगल रोटेट किया हूं तो क्या नॉर्मल भी थीटा एंगल जो है इधर हो जाएगा, तो n1 से n2 क्या थीटा एंगल बनता है, हाँ, और ये पूरा एंगल I है क्या, हाँ, तो ये वाला एंगल क्या I माइनस थीटा होगा क्या, हाँ बिल्कुल। अब मान लेते हैं मिरर रोटेट होने के बाद मेरा एक जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना वो इस तरफ नीचे की तरफ थोड़ा सा इधर हो गया, डिस्पर्स हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं वो अल्फा डिग्री जो है नीचे हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अल्फा डिग्री नीचे हो गया, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है टर्न हो गया अल्फा डिग्री नीचे की तरफ। हाँ हाँ, अब
मैंने थीटा एंगल घुमाया है, ये आई माइनस थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब N2 के लिए, N2 के लिए रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पे है, क्योंकि ये है थीटा, ठीक है, ये N2 है, ये है थीटा, और ये इंसिडेंट रे कितने दूरी पे है, आई प्लस थीटा। क्या इंसिडेंट रे कितनी दूरी पे है, एंगल आई प्लस थीटा, हाँ ये इंसिडेंट है, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है क्या, हाँ। तो N2 के लिए रिफ्लेक्टेड रे R2 कितनी दूरी पे है, आई माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्या है, आई माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्या ये है, आई माइनस थीटा प्लस अल्फा, क्या ये इतनी दूरी पे R2, हाँ। और इंसिडेंट रे कितनी दूरी पे, आई प्लस थीटा पे, क्या आई से आई कटेगा, हाँ, ये माइनस थीटा का इधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा क्या, हाँ। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा क्या, हाँ। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टेड रे जो अल्फा है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। यानी कि क्या ये फैक्ट सही है कि फॉर ए फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट इफ मिरर बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसा है कि मान लेते हैं मेरे पास है एक मिरर, ठीक है। अब मैं बोला तुमको कि इसमें इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, ठीक है, और इसको मैं 30 डिग्री रोटेट करा दूं, है। तो अब पूछूंगा रोटेट होने के बाद इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना डिग्री जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि अपने को पता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा एंगल पे जाता है ऐसे रोटेशन के बाद, तो थीटा 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री जाएगा फ्रॉम द न्यू नॉर्मल, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में कैसे इमेजेस फॉर्म होती है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। सबसे पहले पहला रूल ये है कि अगर अपने पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और उसके कितने भी आगे, कितने भी डिस्टेंस पे अपना कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं d डिस्टेंस पे है अपना ऑब्जेक्ट O, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज हमेशा इस मिरर के पीछे बनेगा यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, d डिस्टेंस पे, मतलब इस मिरर से पीछे की तरफ d डिस्टेंस पे अपना क्या बोलता है, इसी लाइन पे, और जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट है ना उसी लाइन पे d डिस्टेंस पे पीछे पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। समझ गए हो क्या, हाँ समझ गए हैं बिल्कुल। और ये कैसे बनता है इमेज, एक रे यहाँ से इधर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक रे यहाँ से इधर जाती है, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, तो ये जो रेज है ये हमको एक इमेज प्रोवाइड कर देती है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं कंडीशंस बताना चालू करता हूँ। सबसे पहले अगर मान लेते हैं मेरा मिरर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है मेरा नॉर्मल है, और इस पे ये जो है मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं कितने x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट ये क्या बोलते हैं इमेज कहाँ बनेगा, मेरा इमेज जो है जैसा कि मैंने तुमको बताया कि जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट है उस लाइन को पकड़ना है, पीछे एक्सटेंड कर देना है, उस लाइन के पीछे जितने डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट हुआ करता है, जैसे x डिस्टेंस पे है तो उसी लाइन पे x डिस्टेंस में आगे की तरफ मिरर के अपना इमेज होगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मान लो मेरे को इसको x ना देकर कुछ और डिस्टेंस दिया रहता, लाइक 3 मीटर 4 मीटर, ठीक है, तो कैसे निकालता मैं, 3 या 4 मीटर इधर कर देता इमेज को। क्या इतनी चीज़ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जो है प्लेन मिरर में अपन क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अपने को मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, नहीं इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो कि मान लेते हैं अगर जब मिरर दिया हुआ है और कोई बॉडी है, कैसी टाइप की बॉडी है, बॉडी है इस टाइप की, ठीक है, लाइक a डिस्टेंस जो है वो एक साइड से और दूसरा जो है वो b डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं कि ये वाला जो साइड है ना वो a डिस्टेंस पीछे आ जाएगा,
लाइक ए डिस्टेंस ये वाला साइड आ जाएगा और बी डिस्टेंस ये वाला साइड पीछे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज आएगा। या ठीक है इतनी चीज़ें? बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि अपनी को एक घड़ी दिया हुआ है और पूछा गया है कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं घड़ी में, ठीक है, और उसको मैं एक मिरर के सामने रख दूं तो अब उसमें कितने बजेंगे। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि ये 3 है, ठीक है, तो ये वाला साइड रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी तरफ रहेगा, ठीक है, तो मतलब ये जो डंडा है जो इस तरफ शो कर रहा है, क्या वो मिरर के बाद इस तरफ शो करने लग जाएगा? हाँ। और ये जो डंडा है जो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, क्या वो मिरर के बाद भी इसी तरफ ही शो करेगा? हाँ। अब ये वाला जो साइड है इसमें क्या बज रहा है? 3, तो उसके अपोजिट साइड में कितना बजेगा? 9, तो 9 बजेंगे, 9 बजेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला लेते हैं। ये क्या बोलता है? फाइंड टाइम शोन इन मिरर बाय क्लॉक विच रीड्स 2:35:15, 2:35 पे 15 सेकेंड हो रहा है। अगर इतना बज रहा है किसी घड़ी पे, उसको मैं मिरर के सामने रखूँ तो कितना बजता हुआ मेरे को अपीयर होगा या वर्चुअली बजता हुआ दिखेगा। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है। मान लेते हैं मैं लिखा 12 बजे, 12:0 पे 0 सेकेंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 11:59 पे 60 सेकेंड्स। हाँ। अब जो भी चीज़ दी हुई है 2:35 पे 15 सेकेंड, इसको इससे माइनस कर दो, सीधी सी बात है। तो 15, ये 60 में गया -15, तो ये हो गया 45, ये हो जाएगा अपना 24, ये हो जाएगा 9। तो 9:24 पे 45 सेकेंड अपने को किस में दिखाई देगा? मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। पिछले केस में भी तुम ऐसे कर सकते हैं, 3 बजे तो 12 में माइनस कर दो 3 को, 12 में 3 माइनस करोगे तो 9 बजते हुए दिख जाएंगे। ये एक ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी अपीयर होता है तो ऐसे ये ट्रिक लगाना है, ठीक है क्या? होप समझ में आ गया होगा।